हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की बड़ी खबर आ रही है जहां फिर एक बार लद्दाख में चीन ने दिखा दी है, कर दी है बहुत बड़ी हिमाकत। पैंगोंग झील के पास कर दी बहुत बड़ी खुदाई। बताएंगे क्या है इसका मतलब। सेटेलाइट तस्वीरों से चोर पकड़ में आया है दोस्तों, तो वही बताएंगे। मां के ही खिलाफ हुआ सांसद अमृतपाल सिंह। खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह कहा, पंथ ही हमेशा चुनूंगा। जी हाँ, अपने ही परिवार को चेतावनी देता हूँ जैसा दिया है बयान। बताएंगे दोस्तों क्या है इनके बातों के मायने, तो वही बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रशिया दौरे से खुश हो रहे हैं चीनी विशेषज्ञ, आखिर ऐसा क्यों है, ये चौंकाने वाली बात है दोस्तों, बताएंगे। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आया बहुत बड़ा मोड़। जो बाइडेन चुनावी दौर से हो सकते हैं बाहर। अगर वो बाहर होते हैं तो कौन होगा उनकी पार्टी से राष्ट्रपति का चेहरा, सारी जानकारियां बताएंगे। राहुल गांधी ने हाथरस मामले को लेकर सीएम आदित्यनाथ जी को लिख दिया है लेटर, कर दिया इतनी बड़ी मांग। क्या मांग की है दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां लद्दाख में चीन ने फिर कर दी बहुत बड़ी हिमाकत। पैंगोंग झील के पास कर रहा खुदाई। सेटेलाइट तस्वीरों से हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, चीन सीमा पर अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से खुदाई कर रही है। इसी इलाके में चीन का एक मिलिट्री बेस भी है। जी हां, जहां पर अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं ताकि उनमें हथियार, ईंधन और बख्तर बंद वाहनों के लिए कठोर शेल्टर्स को स्टोर किया जा सके। जी हां, हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पैंगोंग झील के पास चाइना की गतिविधियां बढ़ी हैं। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ों के बीच चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सिरजाप मिलिट्री बेस मौजूद है। यह झील के आसपास तैनात चीनी सैनिकों का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने इस मिलिट्री बेस को उस जगह बनाया है जिस पर भारत का दावा है। चीनी मिलिट्री बेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। मई 2020 में LAC पर गतिरोध शुरू होने तक ये इलाका इंसानों की बसावट वाला नहीं था। यहाँ पर लोगों को बसाया नहीं जा सकता था, लेकिन अब जो सेटेलाइट तस्वीरों से राज खुला है दोस्तों, वो चाइना का काला सच सबके सामने उजागर करता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट की तस्वीरों का रिकॉर्ड रखने वाली अमेरिकी कंपनी ब्लैक स्काई के जरिए शेयर की गई तस्वीरों में बताया गया है कि सिरजाप मिलिट्री बेस पर अंडरग्राउंड बंकर मौजूद है। इनका इस्तेमाल हथियार, ईंधन और अन्य सप्लाई को रखने के लिए हो रहा है। सिरजाप बेस को 2021-22 में बनाया गया था। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर, जहां पर चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। हम यही सोचते हैं कि बातचीत से हल निकल जाएगा, चीन मान जाएगा। जब बॉर्डर बटे हुए हैं तो फिर झड़प किस बात की। लेकिन चाइना अपनी औकात दिखा देता है। वो दिखा देता है कि वो कितना गिरा हुआ कंट्री है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन भारतीय सेनाओं को अगले ऑपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। अगर चाइना को जवाब भी देना पड़े तो हमारी भारतीय सेना और भारत का डिफेंस सिस्टम एकदम मजबूत और एडवांस्ड मोड में चल रहा है। जी हाँ, तो वही बड़ी खबर बता दें, पंथ ही हमेशा चुनूंगा। मैं अपने परिवार को चेतावनी देता हूँ कि पूरी बात बता दें। मां के ही खिलाफ हुआ सांसद अमृतपाल सिंह। जी हाँ, पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह ने अब अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने परिवार और मां को ही चेतावनी दे दी है दोस्तों। अमृतपाल सिंह ने लोकसभा सांसद की शपथ लेने के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल से बयान जारी करके साफ कर दिया है कि वो सिख राज्य से समझौता नहीं करेगा। अमृतपाल सिंह की मां ने जेल में बंद नेता अमृतपाल सिंह के लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद कहा था कि उनका बेटा पंजाब के युवाओं के पक्ष में बोलता है, इससे वो खालिस्तान समर्थक नहीं बन जाता है। अपनी मां के इस बयान पर अब अमृतपाल सिंह ने दुख जताया और कहा कि जब भी परिवार और पंथ को चुनेंगे की बारी आएगी, यानी कि परिवार और पंथ को चुनने की बारी आएगी, तो वो पंथ को ही हमेशा चुनेगा। अमृतपाल सिंह ने पंजाबी भाषा में लिखते हुए कहा कि आज जब मुझे मां जी के कल को दिए हुए बयान के बारे में पता चला तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि उनकी तरफ से समर्थन नहीं आना चाहिए। बेशक मुझे यकीन है कि ये बयान मां ने अनजाने में दिया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा बयान परिवार या मेरा समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरफ से नहीं आना चाहिए। अमृतपाल सिंह ने कहा, खालसा राज का सपना देखना अपराध नहीं, गौरव की बात है। जिस रास्ते के लिए लाखों सिखों ने अपनी जान कुर्बान की है, उससे पीछे हटने का हम सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ, मैंने कई बार मंच से बोलते हुए कहा कि अगर मुझे पंथ और परिवार में किसी एक को चुनना होगा तो मैं हमेशा पंथ को ही चुनूंगा। जी हाँ, साथ में उसने अपने परिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं अपने परिवार को चेतावनी देता हूं कि वे कभी भी सिख राज्य से समझौता करने के बारे में ना सोचे। ये कहना तो बहुत दूर की बात है और सामूहिक दृष्टिकोण से कहें तो ऐसी गलती नहीं की जानी चाहिए। गुरु पंथ का गुलाम अमृतपाल सिंह बंदी, डिब्रूगढ़ जेल, असम, ऐसा लिखा है दोस्तों इन्होंने। इस पर इनके इस लिखने पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमृतपाल कितना ज्यादा कट्टर है दोस्तों, जो अपने परिवार को ही चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि मैं अपने परिवार को नहीं बल्कि सिख पंथ को ही चुनूंगा। जी हाँ, इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी? जो कभी सुना करते थे कि
की पूत कपूत होता है। वाकई में दोस्तों आज बयान के बाद देख भी लिया, जो अपनी माँ तक को सपोर्ट नहीं कर सकता वो आखिर देश को क्या सपोर्ट करेगा। तो वहीं आपको बता दे बड़ी खबर, चीन के आगे झुका श्रीलंका, ड्रैगन के जासूसी जहाजों को देगा अपने क्षेत्र में आने की मंजूरी, भारत की बढ़ेगी टेंशन। बता दे श्रीलंका की सरकार ने अपने जल क्षेत्र में रिसर्च के लिए आने वाले जहाजों पर लगे बैन हटाने का फैसला लिया है। श्रीलंका अगले साल विदेशी अनुसंधान जहाजों पर से प्रतिबंध हटाएगा। श्रीलंका का यह फैसला चीन के लिए हिमायत की तरह देखा जा रहा है। वहीं भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से यह चिंता का सबब है, क्योंकि रिसर्च के नाम पर चीन के जहाज पड़ोसी देशों में जासूसी करते रहे हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम नहीं बना सकते हैं, हम दूसरे देशों को इजाजत देकर सिर्फ चीन को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। इस साल जनवरी में श्रीलंका ने विदेशी शोध जहाजों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था, जिसे अब हटा दिया जाएगा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अली साबरी ने कहा है कि श्रीलंका अगले साल से अपने बंदरगाहों पर विदेशी शोध जहाजों को आने की अनुमति देगा। दोस्तों आपको बता दें ऐसा इसीलिए है, श्रीलंका का मन इसलिए बदला है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले चीन से श्रीलंका को बहुत बड़ा निवेश हाथ लगा है, और ऐसे में निवेश लेने के बाद श्रीलंका चाइना से बैर तो कतई भी नहीं कर सकता, और जो भी रास्ते ब्लॉक थे चीन को लेकर उन सभी को खोलने का बयान दिया है श्रीलंका ने। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या भारत के उस एहसान को भूल चुका है श्रीलंका जो उसके डूबने पर उसको उभारने के लिए भारत ने दिया था? आज जब बात धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है तो चाइना के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। इस पर आपका क्या टेक होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर। लेकिन कूटनीति में एक चीज तो तय है कि कोई किसी देश के लिए कोई किसी का दुश्मन नहीं बनता, हर कोई अपना फायदा ही ढूंढता है। मानते कि नहीं दोस्तों? इस बात को बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है दोस्तों, उस पर क्लिक करके वीडियो के अंत के बाद जरूर क्लिक करिएगा और चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आपको वहां पर हम ट्रेंडिंग अपडेट देते रहे। तो वहीं बता दे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के रशिया दौरे से खुश क्यों हो रहे हैं चीनी विशेषज्ञ? चीन के सरकारी भोंपू में भारतीय विदेश नीति की जमकर तारीफ। बता दे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 और 9 जुलाई यानी आज के एक दिन बाद से रशिया की राजधानी मॉस्को के दौरे पर पहुंच रहे होंगे। यूक्रेन में साल 2022 में रशिया के हमले के बाद से पीएम मोदी पहली बार मॉस्को जाएंगे। जी हां, तो वहीं तीसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद पीएम मोदी जी का ये पहला विदेशी द्विपक्षीय दौरा है। पश्चिमी एक्सपर्ट इस बात से हैरान है कि ऐसे समय में जब दुनिया के देशों ने रशिया के राष्ट्रपति से दूरी बनाई है, भारतीय प्रधानमंत्री ने रूस को अपने दौरे को क्यों चुना है? वहीं चीनी एक्सपर्ट इसे बिल्कुल भी हैरान करने वाला कदम नहीं मान रहे हैं, बल्कि चीनी विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं खुश होते हुए और जमकर तारीफ भी कर रहे हैं कि पीएम मोदी जी रशिया जा रहे हैं, और इसे भारत की कूटनीति का बहुत बड़ा सफलता बता रहे हैं। दोस्तों बता दें चीन की सुचारू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विक्टर गाओ ने चीनी सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स में भारत की जमकर तारीफ की और बता दिया है कि भारत और रशिया आपस में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, बता दें पीएम मोदी के रशिया पहुंचने से पहले क्रेमलिन में बड़ा उत्साह देखने को मिला है। राष्ट्रपति पुतिन भी अपने दोस्त से मिलने को हैं बेताब। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी के रशिया पहुंचने से पहले क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के मंत्री बेहद ज्यादा उत्साह में हैं और पुतिन भी अपने दोस्त मोदी से मिलने को बेताब हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को यह बात कहा है कि मोदी जी के यात्रा के लिए हम बेहद बेताब हैं। तो वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, रशिया के अलावा ऑस्ट्रिया में भी पीएम मोदी के बड़े स्वागत की है तैयारी। लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी जी का क्रेज जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, उनकी वैल्यूज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की यूरोप की यात्रा पर ऑस्ट्रिया में बड़ा ही खुशनुमा माहौल है दोस्तों, और लगातार वो पीएम मोदी जी के मंत्रालय से कांटेक्ट में लगे हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के वेलकम करने के लिए ग्रांड वेलकम आयोजन किया गया है। ऐसे में पीएम मोदी जी को हैप्पी जर्नी कहना मत भूलेगा आप लोग इन दोनों देशों की यात्रा के लिए। साथ ही साथ बता दें भारत ने श्रीलंका के स्कूलों को दान कर दिए 30 करोड़ रुपए के डिजिटल उपकरण। राष्ट्रपति ने कहा थैंक यू मोदी जी। जी हाँ, भारत ने शनिवार को श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के 200 स्कूलों के उपयोग के लिए 30 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 टैब सहित डिजिटल उपकरण दान किए हैं और इसे भावी पीढ़ी के लिए एक परियोजना बताया है। दक्षिणी जिले गाले में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने भाग लिया और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। समारोह में दक्षिणी प्रांत के 200 स्कूलों के लिए 2000 टैब प्रदान किए गए। बता दें राष्ट्रपति के मीडिया प्रभाग यानी पीएमडी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य और उद्योग मंत्री डॉक्टर रमेश पातिराना के अनुरोध के बाद भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए दक्षिणी प्रांतीय परिषद को 30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चयनित 200 स्कूलों में से 150 गाले जिले में है, जबकि शेष 50 हम्बनटोटा और मटारा जिले में है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा 2000 टैब वितरित किए गए, जिनमें से 200 कक्षाओं में से प्रत्येक को 10 टैब मिले। दरअसल ये दान श्रीलंका के स्कूलों को दिया गया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बहुत बड़ा मोड़, जो बाइडेन चुनावी दौर से हो सकते हैं बाहर, फिर ट्रंप के सामने होगा ये चेहरा। बता दें अमेरिका में
5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई प्रेसिडेंशियल बहस में पिछड़ने वाले बाइडेन अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों जी हां, प्रेसिडेंशियल बहस में हारने वाले बाइडेन की उम्र भी चुनावी दौड़ से बाहर होने की एक अहम वजह है। राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य राज्यों के गवर्नर के साथ हाल में ही एक बैठक में भाग लेने वाले हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने कहा है कि बाइडेन 1-2 दिन में यह फैसला कर लेंगे कि उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनावी मुकाबले में बने रहना है या नहीं। ग्रीन ने शनिवार को द एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि उनका मानना है कि यदि बाइडेन चुनावी दौर से बाहर होने का फैसला करते हैं तो वो चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने स्थान पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को नामित करेंगे। अगर हिंदी में बात करें तो कमला हैरिस को नामित करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि ये वास्तव में चुनाव जीत नहीं पाएंगे तो वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ग्रीन ने कहा कि हमें संभवतः 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति का क्या विचार है, बाइडेन चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जी हां, तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत का एक और पड़ोसी दुश्मन की गोद में जा बैठा। बांग्लादेश ने चीन से मांगे $20 अरब का कर्ज। जी हां, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री ली कियांग के निमंत्रण पर 8 से 10 जुलाई तक चीन की 3 दिवसीय महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा पर जाने वाली है। शेख हसीना की यह यात्रा चीन और बांग्लादेश के बीच के संबंध के बीच का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है, जिनके बीच लंबे समय से मित्रता और रणनीतिक साझेदारी रही है। बीजिंग इस यात्रा को गेम चेंजर बताने की कोशिश कर रहा है और उसका मकसद साफ है कि भारत के एक और पड़ोसी का हाल श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह करना। जी हां, आप सभी जानते ही हैं कि शेख हसीना के साथ जिनपिंग क्या करने वाले हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 2016 की बांग्लादेश यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक सहयोग साझेदारी में अपग्रेड करने की चीन की इच्छा जताई थी। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी से बोले मिजोरम के सीएम, कहा हमारी स्थिति को समझिए, बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस नहीं भेज सकते। जी हां, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने शनिवार को केंद्र से पड़ोसी बांग्लादेश के शरणार्थियों को आश्रय देने में राज्य की स्थिति को समझने का आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है। राज्य गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि बांग्लादेश के जो समुदाय के लगभग 2000 लोगों ने 2022 से मिजोरम में शरण ली हुई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संक्षिप्त बैठक के दौरान मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने उन्हें सूचित किया कि मिजोरम सरकार बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स से राज्य में शरण लेने आए जो समुदाय के लोगों को वापस नहीं भेज सकती या निर्वासित नहीं कर सकती। तो लगे हाथों आपको बता दें क्या से क्या हो गया, देखते देखते कहां तो यूरोप का चौधरी बनने चले थे फ्रांसी राष्ट्रपति मैक्रोन। फ्रांस में ही मिट्टी पलीद हो गई इनकी। जी हां, इमैनुअल मैक्रोन 2017 में फ्रांस के सबसे नौजवान राष्ट्रपति बने थे। कुछ ही महीनों के भीतर मैक्रोन खुद को पूरे यूरोप का नेता समझने लगे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैक्रोन के कूटनीतिक प्रयासों ने उन्हें प्रो यूरोपियन नेता के रूप में पहचान दिलाई। वो बात दीगर है कि मैक्रोन अपने ही घर में जमीन खोते जा रहे थे। रविवार को संसदीय चुनाव में मैक्रोन की राजनीतिक हार लगभग तय है। जी हां, विशेषज्ञों ने चेताया है कि मैक्रोन की असफलता फ्रांस को पंगु बना सकती है। दुनिया में मैक्रोन की साख तो घटेगी ही, उनकी विरासत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्रांस में राजनीतिक उथल पुथल ऐसे वक्त में हो रही है जब पेरिस दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन बोले तो ओलंपिक को होस्ट करने जा रहा है। वैसे दोस्तों क्या कारण हो सकता है मैक्रोन के हार का, बताना मत भूलिएगा आप लोग। आपकी कूटनीतिक ज्ञान क्या कहती है इस मुद्दे पर बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, लोगों का सब्र जवाब दे रहा। जी हां, राष्ट्रपति बनते ही पेजेश्कियान को अपने ही घर में मिली चेतावनी। ईरान से बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेश्कियान ने हार्ड लाइनर नेता सईद जलीली को बड़े अंतर से जलील कर दिया, यानी बड़े अंतर से हरा दिया। देश के मतदान प्रतिशत में आई कमी के बावजूद मसूद पेजेश्कियान ने जलीली से लगभग 3 मिलियन ज्यादा वोट हासिल किए हैं। पेजेश्कियान की जीत के बाद उनके ऊपर कई बड़े जिम्मेदारी भी आ चुकी है, क्योंकि इस वक्त ईरान कई परेशानियों के दौर से गुजर रहा है। ईरान के शीर्ष सुन्नी धर्मगुरु मौलवी अब्दुल हामिद ने नए राष्ट्रपति को इसके लिए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग गुस्सा है और उनका सब्र अब जवाब दे रहा है। चुनाव का बहिष्कार करने वाले मौलवी अब्दुल हामिद ने अपने एक बयान में जनता के बीच ईरान के सिस्टम के खिलाफ पल रहे गुस्से को उजागर किया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने हाथरस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लिखा है लेटर, कर दी इतनी बड़ी मांग। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हाथरस भगदड़ मामले के संबंध में पत्र लिखा है। जी हां, उन्होंने सीएम योगी जी से आग्रह किया है कि वे हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के सभी पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाएं। विपक्ष के नेता ने पत्र के माध्यम से सीएम योगी को पीड़ित परिवारों की समस्याएं बताई हैं। कांग्रेस नेता द्वारा 6 जुलाई को पत्र लिखा गया और रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। गांधी ने पत्र में लिखा है कि परिवारों को हुए नुकसान के लिए कोई भी मुआवजा पर्याप्त न हो सका। राहुल गांधी ने योगी से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। तो दोस्तों वहीं ये थी भी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी।
थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।